जब मैंने पहले पहल उस शेर के बारे में सुना जिसे बाद में सरकारी हलकों में चंपावत का नरभक्षी कहा गया, तब मैं एडी नोवेल के साथ मलाने में शिकार कर रहा था। एडी को प्रांत के लोग अपने समय का बेहतरीन शिकारी और शिकार की कभी समाप्त न होने वाली कहानियों के भंडार के रूप में याद रखेंगे। वे उन थोड़े से भाग्यवान लोगों में से थे जिन्हें जीवन में सभी कुछ सर्वोत्तम मिलता है। उनकी राइफल की मार एकदम सही और शक्तिशाली थी। उनका एक भाई भारत का सबसे अच्छा बंदूक का निशानेबाज था, तो दूसरा भारतीय सेना का सर्वोत्तम टेनिस खिलाड़ी। इसलिए जब एडी ने यह खबर भिजवाई कि संसार के सर्वश्रेष्ठ शिकारी उनके बहनोई को सरकार ने चंपावत नरभक्षी को मारने के लिए नियुक्त किया है, तो यह मान लेना ठीक ही था कि इस जंतु की कारगुजारियों के इन्हें गिने दिन ही रह गए हैं। परंतु न जाने क्यों शेर मरा नहीं, और जब 4 साल बाद मैं नैनीताल गया तो सरकार के लिए वह तब भी बहुत बड़ा सरदर्द बना हुआ था। इनामों की घोषणा की जा चुकी थी, शिकारियों की नियुक्ति हुई थी और अल्मोड़ा डिपो से गोरखों की टोलियां भी नरभक्षी से निपटने के लिए भेजी गई थी। इतना सब होने के बावजूद शेर द्वारा मारे गए मानव की संख्या खतरनाक ढंग से बढ़ती ही चली गई थी। यह शेरनी, जैसा कि बाद में पता चला, नेपाल के 200 लोगों की जान लेने के बाद वहां से हथियारबंद नेपालियों द्वारा खदेड़े जाने पर बनी बनाई नरभिक्षिणी के रूप में कुमाऊं पहुंची थी और यहाँ 4 साल में वह 234 और व्यक्तियों को खा चुकी थी। मेरे नैनीताल पहुंचने के थोड़े ही दिनों बाद जब भट्टूत मुझसे मिलने गए तो पता लगा कि स्थिति यह थी। अपनी दुखद मृत्यु के बाद अब हल्द्वानी में दफन भट्टूत उस समय नैनीताल में डिप्टी कमिश्नर थे और ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें उन सब लोगों का स्नेह व आदर प्राप्त था जो उन्हें जानते थे। इसलिए कोई आश्चर्य की बात नहीं कि जब उन्होंने मुझे नरभिक्षिणी द्वारा आतंकित अपने जिले के निवासियों का दुख और उसके बारे में अपनी चिंता प्रकट की, तो मैंने वचन दिया कि शेर द्वारा मारे जाने वाले अगले व्यक्ति की खबर मिलते ही मैं चंपावत के लिए चल पड़ूंगा। परंतु मैंने 2 शर्तें रखी। एक तो यह कि सरकार सब इनामों की घोषणा रद्द कर दे और दूसरी यह शेर को मारने के लिए नियुक्त सब विशेष शिकारी और सैनिक वापस बुला लिए जाएं। इन शर्तों को रखने का खास कारण बताना जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे पक्का विश्वास है कि शिकारी इनाम के पीछे भागने वाला कहा जाने के खिलाफ होते हैं और दुर्घटनावश गोली लग जाने का जोखिम कम करने के लिए मेरी तरह ही चिंतित होते हैं। दोनों शर्तें मान ली गई। 1 सप्ताह बाद सवेरे सवेरे भट्टूत मुझसे मिलने आया और बताया कि उसके हरकारों ने सूचना दी है कि देवीधुरा और धूना घाट के बीच बसे पाटी गांव में नरभक्षी ने एक स्त्री को मार दिया है। अल्प समय की सूचना मिलते ही चलने की आवश्यकता का पूर्वानुमान लगाकर मैंने कैंप का सामान ढोने के लिए 6 आदमी पहले नियुक्त कर लिए थे और नाश्ता करके हम रवाना हो गए। पहले दिन 17 मई चलकर धारा पहुंचे। अगले दिन नाश्ता मोरी नाला पर किया, रात देवधुरा में बिताई और अगले दिन सांझ होते होते पार्टी पहुंच गए। तब तक उस स्त्री को मारे 5 दिन हो चुके थे। गांव के पुरुष, स्त्री और बच्चों की संख्या कुल मिलाकर लगभग 50 थी। वे बेहद डरे हुए थे और जब मैं वहां पहुंचा, हालांकि सूरज छिपा नहीं था, गांव के सभी लोग दरवाजों में ताले डाल अपने अपने घरों में बंद हो गए थे। जब मेरे साथ आए लोगों ने अलाव जला लिया और एक प्याला चाय पीने के लिए वहां मैं भी पहुंच गया, तब कहीं जाकर किसी ने अपने मकान का दरवाज़ा बड़ी सावधानी से खोला और डरे हुए कुछ लोग घरों से बाहर आए। उन्होंने बताया कि पिछले 5 दिनों में कोई भी अपने घर की चौखट से बाहर नहीं निकला। आंगन की गंदी हालत इस सच्चाई की गवाही दे रही थी। खाने की कमी पड़ गई थी और इस शेर को मारा या भगाया न गया तो लोग बाग भूखे मर जाएंगे। शेर कहीं आसपास ही छिपा था, यह बात पूरी तरह स्पष्ट थी। पिछली 3 रात उसे सड़क पर बोलते सुना गया था। सड़क घरों से केवल 100 गज की दूरी पर थी और उस दिन उसे गांव के निचले सिरे की तरफ बने खेतों पर मंडराते देखा गया था। गांव का प्रधान बड़ी खुशी से हमें एक कमरा देने को तैयार हो गया, पर हम थे 8 और उस कमरे का एकमात्र दरवाज़ा गंदे आंगन की तरफ खुलता था। इसलिए वह रात मैंने खुले में बितानी पसंद की। हल्का भोजन कर जिसने रात के खाने का काम भी कर दिया था, मैंने अपने आदमी को सुरक्षित करके कमरे में बंद करा दिया और स्वयं पेड़ से पीठ टिकाकर सड़क के किनारे मोर्चा संभाल खड़ा हो गया। गांव वालों ने बताया कि शेर की आदत इसी सड़क पर चक्कर लगाने की है। पूर्णमासी का चाँद पूरी ओज पर था, इसलिए इस बात का पूरा मौका था कि मैं उसे अपनी गोली से मार सकूंगा, बशर्ते वो मुझे पहले दिखाई पड़े।
शिकार की तलाश में मैंने बहुत सी रातें बिताई थी, परंतु ऐसा पहली बार हो रहा था कि रात में किसी नरभक्षी की खोज में बिता रहा था। मेरे ठीक सामने की सड़क चांदनी में चमक रही थी, परंतु उसके दाएं और बाएं खड़े ऊंचे ऊंचे वृक्ष उस पर काली छायाएं डाल रहे थे। रात में जब हवा उनकी शाखाओं को झकझोरती तो छायाएं हिलने लगती। मुझे लगता कि 1 दर्जन शेर मेरी तरफ बढ़े चले आ रहे हैं। अपनी उत्तेजना पर मुझे भारी अफसोस हुआ, जिसके कारण मैंने अपने को इस नरभक्षी की दया पर डाल दिया था। मुझे इतना डर लग रहा था कि मैं अपने जिम्मे लिया यह काम भी नहीं कर सकता था। मेरे दांत बच रहे थे, जितना ठंड से उतना ही डर से। फिर भी पूरी रात मैं वहीं डटा रहा। ज्यों ही धूसर उष्मा का प्रकाश बर्फ पड़ी उस पर्वतमाला पर दिखाई पड़ा जिसकी तरफ मेरा मुंह था, मैंने अपना सिर मोड़े हुए घुटनों पर टिका दिया। 1 घंटे बाद मेरे आदमियों ने आकर जब मेरी खबर ली तो मैं इसी हालत में गहरी नींद में सोया हुआ था। शेर न कहीं दिखाई पड़ा और न कहीं उसकी आवाज़ ही सुनाई दी। गांव में लौटकर मैंने लोगों को बुलाया। मैंने देखा कि उन्हें भारी अचरज हो रहा था कि रात में कैसे मैं जीवित बचा रह गया। मैंने उन्हें कहा कि मुझे वे जगह दिखाओ जहाँ जहाँ शेर ने गांव के लोगों को मारा था, पर वे ऐसा करने को तैयार नहीं हुए। आंगन में खड़े खड़े उन्होंने उस दिशा की ओर इशारा किया जिधर शेर ने लोगों को मारा था, और आखिरी नर हत्या जिसके कारण मैं वहां आया था गांव के पश्चिम की ओर पहाड़ी के स्कंद के आसपास हुई थी। स्त्रियां और लड़कियां, जिनकी संख्या लगभग 20 रही होगी, उस दिन पशुओं के लिए बांज की पत्तियां काटने गई थी जब वह अभागी स्त्री मारी गई। उस घटना का ब्यौरा बताने के लिए वे लड़कियां उत्सुक थी। पता चला कि उनकी टोली दोपहर से लगभग 2 घंटे पहले चली और करीब आधा मील चलकर पत्तियां काटने के लिए वृक्ष पर चढ़ी। मारी गई स्त्रियां और 2 अन्यों ने ऐसे वृक्ष चुना जो खड्ड के किनारे खड़ा था। बाद में मैंने देखा कि यह खड्ड 4 फुट गहरा और 10 से 12 फुट चौड़ा था। जरूरत भर की पत्तियां काट लेने के बाद जब वह स्त्री वृक्ष से उतर रही थी तो शेर, जो बिना किसी को दिखाई पड़े वहां आ धमका था, अपनी पिछली टांगों पर खड़ा हो गया और उस स्त्री के पैर पंजों में दबोच लिए। स्त्री की पकड़ी हुई शाखा उखड़ गई और वह नीचे की तरफ फिसलने लगी। खड्ड में ले जाकर शेर ने उसके पैर छोड़ दिए। वह उठकर खड़ी होने के लिए हाथ पांव चला रही थी कि शेर ने उसका गला पकड़ लिया। मारकर उसे लिए लिए खड्ड की दूसरी तरफ कूद गया और पेड़ों के नीचे खड़ी घनी झाड़ियों में जाकर अदृश्य हो गया। यह सब कुछ पेड़ पर चढ़ी हुई दोनों स्त्रियों से कुछ कदम की दूरी पर घटा और पूरी टोली ने इसे देखा था। जैसे ही शेर और वह मारी गई स्त्री दृष्टि से ओझल हुए, भयभीत स्त्रियां और लड़कियां गांव की ओर भागी। पुरुष मध्याह्न भोजन करने आए ही थे, सब इकट्ठा हो गए और ढोल, धातु के बर्तन, वास्तव में सभी कुछ जिससे शोर किया जा सके लेकर यह बचाव टोली चल पड़ी। आगे पुरुष और उनके पीछे की तरफ स्त्रियां। खड्ड पर पहुंचकर जहां स्त्री मारी गई थी, प्रश्न उठा, अब क्या किया जाए? और इस पर सोच विचार चल ही रहा था कि लगभग 30 गज की दूरी पर खड़ी झाड़ियों से गुर्राता हुआ शेर बाहर निकला और विचार विमर्श में बाधा बढ़ गई। पूरी टोली एकदम लौट पड़ी और लस्टम पस्टम भागती गांव में जाकर रुकी। चैन की सांस आई तो सभी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि पहले तुम क्यों भागे और यह अफरा तफरी क्यों मचा दी। गर्मा गर्मी काफ़ी देर चली। फिर सुझाया गया कि यदि किसी को डर नहीं है और सब बहादुर हैं, जैसा सभी दावा कर रहे हैं, तो फिर वापस क्यों नहीं चलते और अधिक समय बर्बाद किए बिना उस स्त्री को क्यों नहीं बचाते। सभी ने यह सुझाव मान लिया और 3-3 बार टोली खड्ड तक गई। तीसरी बार एक आदमी ने, जिसके पास बंदूक थी, अपनी बंदूक दाग दी। उसके दागते ही दहाड़ता हुआ शेर झाड़ियों से निकल आया। सब भाग लिए। इसके बाद यह प्रयत्न त्याग दिया गया। जब मैंने उस बंदूकधारी से पूछा कि तुमने बंदूक हवा में दागने के बजाय अपना निशाना झाड़ी पर क्यों नहीं साधा, तो उसने कहा, शेर गुस्से से भरा हुआ था। यदि गलती से गोली उसे लग जाती तो वह जरूर मुझे मार डालता। उस दिन सवेरे के समय 3 घंटे गांव के चारों तरफ मैं रास्ते की खोज करता रहा, इस उम्मीद में, साथ साथ डरते हुए भी कि शायद शेर कहीं मिल जाए। एक जगह अंधियारे घना जंगल लगे खड्ड में से जब मैं झाड़ियों को छेड़ रहा था, चिल्लाती हुई कलीजों का समूह उड़कर बाहर गया तो मुझे लगा कि मेरे हृदय की धड़कन सदा के लिए बंद हो गई है।